हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सर। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर विच इज आवर लास्ट चैप्टर, मोस्टली लास्ट चैप्टर। एग्जामिनेशन बचेगा मेरे को पता है, बट यस हमारा जीएसटी कैलकुलेशन वाला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कहीं ना कहीं ये आखिरी चैप्टर भी है। एग्जामिनेशन वाला चैप्टर मैं आपको अलग से कराऊंगा, उसको अलावा ये चैप्टर आखिरी है। जिन बच्चों के पास किताब है वो आ जाइए हमारे पेज नंबर 12.1 के ऊपर, और वैसे पेज नंबर 143 है। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो जीएसटी 360 किताब खरीद सकते हैं इन फिजिकल एंड सॉफ्ट कॉपी बोथ। नीचे लिंक में डाल दूंगा इसका, आप वहां से बाय कर सकते हो। ये किताब काफी प्रिसाइज, शॉर्ट और ऑन पॉइंट है, आपके लिए काफी बढ़िया यूजेबल है। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट से देखने वाले हैं जीएसटी कैलकुलेशन। जीएसटी कैलकुलेशन मतलब अभी हम लोग जान चुके हैं कि सप्लाई क्या होता है, अभी हम लोग जान चुके हैं कि टीओएस क्या होता है, अभी हम जान चुके हैं पीओएस क्या होता है, अभी हम जान चुके हैं कि वीओएस क्या होता है, सब कुछ जान चुके। नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेज, वी आर बेसिकली अबाउट टू पे जीएसटी। अब कैसे पे किया जाए जीएसटी, ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जीएसटी ऑनलाइन पे किया जाता है। नाउ हाउ द थिंग फकिंग वर्क, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ऑन जीएसटी पोर्टल, ऑब्वियसली बात है जीएसटी पोर्टल पे ही सारा काम होता है, gst.gov.in। एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैज अ वन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है जहां पे उसके पास इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड आता है। मतलब एक लाइबिलिटी आपको शो होगा अपने पोर्टल के ऊपर, और एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड है जो लाइबिलिटी दिखाता है, और दो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं। एक रजिस्टर्ड है, सॉरी एक रजिस्टर है, दो लेजर हैं। एक रजिस्टर दो लेजर, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक रजिस्टर दो लेजर, रजिस्टर जो है उसको बोलते हैं ई सी आर, ई एल आर, सॉरी ई एल आर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। और दो लेजर हैं ई सी एल, ई सी एल और ई सी। मैंने दो बार लिख दिया है यार यहाँ पे, लेकिन आप एक बात समझो, मैंने दो बार नहीं लिखा। यहाँ पे बात क्या है, एक ईसीएल और एक और भी ईसीएल है, लेकिन ये कैश है और ये क्रेडिट है। सर इन दोनों में फर्क क्या है, अभी हमें वो भी समझना है। दो ईसीएल होते हैं, एक ईएलआर होता है, ये आपको याद रखना है। These ledgers and registers serve as a real-time accounting tool for taxpayers, helping them track liabilities, cash balance, and input tax credit in a centralized manner. The system enables taxpayers to manage their tax obligation effectively and from anywhere. समझे आप, तो सारी चीजें बेटा यहाँ कंसोलिडेट होकर आपके पोर्टल पे दिखाई देंगी विद द हेल्प ऑफ थ्री थिंग्स। वन रजिस्टर, टू लेजर्स। वन रजिस्टर का नाम क्या है, ई एल आर। दो लेजर्स का नाम क्या है, ई सी एल। ई सी एल दोनों का ही नाम, एक का नाम कैश, एक का नाम क्रेडिट, तो सी तो दोनों में कॉमन ही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर होता क्या है, देखो। दिस रजिस्टर रिकॉर्ड्स और लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, फ्रॉम जीएसटी रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। तो जितना भी आप रिटर्न फाइल करोगे, कि मान लो मैंने आउटपुट इतना कर दिया, आउटपुट सप्लाई मैंने इतना कर दिया इस बारी, तो उसके ऊपर एक जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी ना, मल्टीप्लाई बाय रेट करके। तो ये रेट करके जो लाइबिलिटी बनेगी ना, वो लाइबिलिटी यहाँ दिखाई देगी आपको। अच्छा, अगर सरकार ने आपसे कोई डिमांड मांगी है, जैसे मान लो ये तो आपका नॉर्मल चीज हुआ, लेकिन मान लो सरकार ने बोला कि यार आपने पिछले महीने का टैक्स पे नहीं किया था, हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप 300 रुपए का जीएसटी और पे करो, तो वो डिमांड वाली चीज भी ना लाइबिलिटी में दिखाई देगी। तो जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने जाओगे, कोई क्लाइंट बोलेगा सर फटाफट से देख लो ना कि जीएसटी का कोई नोटिस आया, उन्होंने क्या पैसे मांगे मेरे से, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे ईसीआर में, सॉरी ईसीआर क्यों बोल रहा हूं मैं, ईएलआर में जाओगे। ईएलआर में जाने के बाद आप फटाफट देखोगे लाइबिलिटी वाले सेक्शन में कहीं कोई लाइबिलिटी की डिमांड तो नहीं है सरकार की तरफ से। और अगर कोई ड्यू अलग भी होगा, जैसे पेनल्टी भी होगा, तो वो भी लाइबिलिटी में ही दिखाई देगा आपको। समझे, ओके। अच्छा, डिस ट्रांसपेरेंसी है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं जीएसटी पीएमटी 4 पे, कॉमन पोर्टल पे। अगर आपको लगता है जो पोर्टल पे चीज दिखाई दे रही है वो सही नहीं है, तो आप वहां पे पीएमटी 4 में अपना ग्रेवरेंस डाल सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हर एक लाइबिलिटी रजिस्टर में सेपरेट सब लेजर होते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे ई एल आर में सेपरेट भी लेजर्स होते हैं, जो किस चीज के होते हैं, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी सेस के, जीएसटी कंपनसेशन सेस के। अब इन्हें अलग किया क्यों गया, क्योंकि जीएसटी तो वन नेशन वन टैक्स था ना बेटा। यहाँ पे एक मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, आईटीसी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। उसकी वजह से सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सबको अलग रखना पड़ता है। मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा, मैं टेंशन मत लो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया ईसीएल। ईसीएल क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो फॉर्म नंबर है पीएमटी 5। ये रिकॉर्ड करता है कैश डिपॉजिट मेड बाय द टैक्स पेयर टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर ड्यूज। मतलब मान लो मैंने 10,000 जमा कर दिए, तो 10,000 का बैलेंस मुझे कहाँ दिखाई देगा, सर ईसीएल में दिखाई देगा कि मेरे बैलेंस में अभी 10,000 रुपए पड़े हैं। इसको मैं टैक्स पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, पेनल्टी के लिए, किसी भी तरीके की फीस को पेमेंट करने के लिए यूज कर सकता हूँ।
कैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा इसमें? इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, आरटीजीएस, एनएफटी से, या फिर ओटीसी पेमेंट भी कर सकते हो आप, लेकिन ये भी बात याद रखो केवल 10,000 कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, चालान फॉर डिपॉजिट जीएसटी पीएमटी 6, ये फॉर्म नंबर भी याद रखने हैं आपको। A challan is generated on the GST portal valid for 15 days. Once the amount is credited to the government account, a challan identification number (CIN) is generated. If CIN is not generated or communicated to the GST portal, the taxpayer must report it using from GST PMT 07। तो आप जब भी एक चालान जनरेट कराओगे तो उसका एक यूनिक नंबर आइडेंटिफाई होगा, जनरेट होगा, को बोलेंगे चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो सरकार को आपको बताना है, अगर सरकार के पास वो ऑटोमेटिक नहीं पहुंचा तो बताना है, आप वो पोर्टल पे जाके PMT 7 में बता सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर टीडीएस सेक्शन नंबर 51 या टीसीएस सेक्शन नंबर 52 में कलेक्ट किया है तो वो भी कैश लेजर में ही आपको दोनों चीजों का एडजस्टमेंट दिखाई देगा। अच्छा, रिफंड रिफंड कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन ऑल टैक्स लायबिलिटी फॉर द पीरियड आर डिस्चार्ज। रिफंड एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 54। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसको बोलते हैं जीएसटी फॉर्म पीएमटी 02, रिकॉर्ड्स आईटीसी क्लेम्ड बाय द टैक्स पे। तो आप समझे, कैश लेजर में आप वो बैलेंस दिखाओगे जो अवेलेबल है आपका टैक्स पेमेंट के लिए, सबके लिए। ठीक है, वो कैश लेजर में जाएगा। क्रेडिट लेजर केवल किसके लिए बनाया गया? स्पेसिफिकली आईटीसी के लिए बनाया गया। तो आईटीसी का जो बैलेंस क्लेम कर लिया है आपने, वो क्रेडिट लेजर में दिखाई देगा। ITC is credited only through the filing of GST returns. ITC can only be used for the payment of output tax, not for the interest, penalty और फीस। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना। अगर आपके पास पेनल्टी लगा दी है सरकार ने 200 रुपए की फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, यू कैन नॉट यूटिलाइज योर आईटीसी टू पे सच पेनल्टी। उसके लिए आपको कैश लेजर से ही पैसा उठा के पे करना पड़ेगा, क्रेडिट से नहीं कर सकते। कोई भी ट्रांसपेरेंसी होगी तो PMT 04 है, वो फाइल करके आप वहां पे सरकार को बता सकते हो। ठीक है। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, अगर आपके पास आईटीसी है जो अनयूटिलाइज है, आईटीसी रिफंड इज क्लेम्ड इन सेक्शन नंबर 54, द क्लेम अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द लेजर। अगर लेजर है, ठीक है, लेजर में आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दिखाई देंगी। क्रेडिट साइड में पॉजिटिव होता है, डेबिट साइड में नेगेटिव होता है। तो जब भी आप यहाँ से रिफंड क्लेम करते हो तो यहाँ पे डेबिट हो जाता है बैलेंस लेजर में, और वो ये दिखाता है कि आपका रिफंड वाला आईटीसी अवेलेबल अमाउंट जो है वो एलिजिबल कम हो गया। If the refund is rejected, the debited amount is recredited via form GST PMT 3। अगर रिजेक्ट हो जाता तो पहले तो डेबिट हो गया एप्लीकेशन पे ही, वो फिर रिवर्स भी कर देंगे। ठीक है। डायरेक्ट एंट्रीज परमिटेड नहीं है इस लेजर के अंदर, ये बात याद रखना। रिटर्न्स के थ्रू आप यहाँ आ सकते हो। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट, सेक्शन नंबर 49 क्या कहता है? Any deposit towards tax, interest, penalty, fee or other amount made via internet banking, debit, credit card, RTGS, NEFT or other prescribed mode is credited to electronic cash ledger। ये मैं बता ही चुका हूँ। The balance of this ledger can be used to pay tax, interest, penalty, fee or other dues as per the prescribed conditions। Tax point क्या है? The date of credit in the government's account is considered the date of deposit। आपने पैसा कभी भी डिपॉजिट किया हो, लेकिन जब गवर्नमेंट का अकाउंट में आएगा जब भी डेट ऑफ डिपॉजिट माना जाएगा। इंक्लूड ओनली टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, फी एंड पेनल्टी। अदर ड्यूज इंक्लूड इंटरेस्ट, ये चीजें दोनों आप पे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सेल्फ असेस्ड आईटीसी आप डालते हो ईसीएल में, और यहाँ पे आप केवल आउटपुट टैक्स को क्लियर कर सकते हो। यू कैन नॉट क्लियर आउट योर इंटरेस्ट और पेनल्टी पेमेंट। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 88 ए क्या बोलता है? रूल नंबर 88 ए सेक्शन नंबर 49(5) बोलता है कि आप कैसे यूज कर सकते हो जीएसटी का आईटीसी। तो आईटीसी बेटा यूज करने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है, आईजीएसटी का क्रेडिट है, तो सबसे पहले वो आईजीएसटी से ही सेटअप होगा, फिर सीजीएसटी से सेटअप होगा, और फिर एसजीएसटी से भी हो सकता है। तो आईजीएसटी तो तीनों से हो सकता है, बट इस ऑर्डर में होगा। पहले आई से आई, फिर आई से सी, और फिर आई से एस। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। ठीक है। इसके बाद अगर सीजीएसटी का आईटीसी आपके पास पड़ा है तो केवल सी से या एस से ही हो सकता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सी से या आई से ही हो सकता है। दिस कैन नॉट बी सेट अप अगेन, दिस कैन नॉट बी सेट अप अगेन एसजीएसटी, या एसजीएसटी से सेटअप नहीं हो सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने आपको ऊपर बोला था कि आपका जो बैलेंस होगा वो सब लेजर्स में बांटा जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी में। क्योंकि आपका जब क्रेडिट लिया जाएगा, आप क्लेम करोगे तो वो एक दूसरे से क्लेम नहीं हो सकते। कौन कौन से सर? सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, आई और सी तो हो सकते हैं। तो समझना ये है कि आई जो है आईजीएसटी वो दोनों के साथ होता है, एस और सी के साथ, लेकिन एस और सी आपस में नहीं होते हैं। एस या तो अपने साथ होगा या तो आई के साथ होगा, लेकिन पहले अपने साथ होगा, अपने साथ वाला अवेलेबल नहीं है तो आई के साथ होगा। आईटीसी ऑन जीएस आईजीएसटी मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड बिफोर यूजिंग आईटीसी ऑन सी, एस और यूटीजीएसटी। तो ये भी बात ध्यान रखना कि अगर आईटीसी है 100 रुपए और 20 रुपए हमारा सी है और 30 रुपए हमारा एस है, और मैं चाहूं कि मैं जब यूटिलाइजेशन कर रहा हूं तो 30 पहले ले लूं, तो ऐसा नहीं है।
आपको पहले आई ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। रिफंड ऑफ बैलेंस, एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूज मे बी रिफंडेड, वो रिफंड कर दिया जाएगा सेक्शन नंबर 54 के हिसाब से। ऑल टैक्स लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी ट्रांसफर, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ। आउट डिस्चार्ज, ठीक है। डीम्ड पास ऑन जीएसटी इंसिडेंस, ये भी बता चुका हूँ। इंटरएक्ट ट्रांसफर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए है भी नहीं। अच्छा, ये आप याद रखना, रेस्ट्रिक्शंस क्या है 86B में। ITC cannot be used to pay more than 99% of output tax if taxable supply excluding exempt and zero rated exceed 50 lakhs per month। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ITC 99% से ज्यादा आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई 50 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा है, दैट मीन्स 1% इज ब्लॉक्ड, आप 1% ITC नहीं यूटिलाइज कर सकते। 50 लाख से ज्यादा अगर आप सेल करते हो हर महीने की, तो 1% आईटीसी आपका ब्लॉक रहेगा, आप 99% तक क्लेम कर सकते हो। 1% का क्या होगा फिर, 1% को आपका पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, समझे? ओके सर, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती अगर टैक्स पेयर प्रोप्राइटर और की फाइनेंशियल हैव पेड ओवर 1 लाख इन इनकम टैक्स इन ईच ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं होती, तो वो 1% भी क्लेम कर पाएंगे। फिर द टैक्स पेयर रिसीव्ड अ रिफंड एक्सीडिंग 1 लाख फॉर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अंडर सेक्शन 53 सॉरी 54(3) 1 और 2 और इन द प्रीवियस ईयर। तो अगर उनके पास 1 लाख रुपए का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी रिफंड आया है तो वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1% उनके लिए ब्लॉक नहीं है। द टैक्सपेयर हैज पेड मोर देन 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कैश क्यूमुलेटिवली इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो हर महीने का अपना 1% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कैश में पे करता है, आईटीसी से लेता ही नहीं है खुद ही, तो रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं है, मतलब अप्लाई नहीं होगी। द टैक्स पेयर इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देखो ये तो गलत बात है लेकिन क्या कह सकते हैं, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएससी लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती, ठीक है। Interest liability on delayed payment. Any person liable to pay tax but failing to do so within the prescribed time limit must pay interest at a rate not exceeding 18% as notified by the government। 18% उसको देना पड़ेगा। Interest apply from the day following the due date until the payment is made। Interest is generally payable on tax paid through the electronic cash ledger। However, for the proceeding under section 73-74 this relaxation is not available। मतलब सिंपल बात है, इंटरेस्ट की पेमेंट आप कर सकते हो कैश लेजर से, लेकिन अगर आपके पर पेनल्टी लगी हुई है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट की पेमेंट केवल आप वही कर पाओगे जहां पे आपको टैक्स पे करना था बट आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर एक इंटरेस्ट की पेनल्टी लग रही है, वो आप पे कर सकते हो। बट अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, उस केस के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस यूज नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन रॉन्गफुल आईटीसी अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल किया और यूटिलाइज किया, मतलब आईटीसी था नहीं फिर भी आपने ले लिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है बेटा, आपने बोला कि मैंने 100 रुपए का माल परचेज किया है और उसका बिल भी लगा दिया, लेकिन आपने कभी वो माल परचेज किया ही नहीं था, फेक इनवॉइस लगा दिया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर पकड़े जाते हो तो इंटरेस्ट लगेगा 24%, ठीक है, 24% इंटरेस्ट लगेगा, ये बात ध्यान रखना। Total ITC available under I, C or S is considered for the interest calculation under Rule 88B of the CGST rules. If total ITC balance never falls below the wrongly availed amount, no interest is payable. However, if the balance falls below the wrongly availed GST credit, interest is payable। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरेस्ट इज कंपल्सरी ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट, 18% इंटरेस्ट ऑन अनपेड टैक्स, 24% इंटरेस्ट ऑन रॉन्गफुल आईटीसी यूटिलाइजेशन, ये दो अलग अलग रेट हैं। Compensation says credit is excluded while calculating ITC balance for the interest liability। No interest liability if total ITC balance never falls below the wrongly availed क्रेडिट अमाउंट। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जीएसटी कैलकुलेशन वाला चैप्टर भी आपको खत्म करा दिया, जीएसटी रिटर्न मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूँ आपको। नाउ यू आर ऑफिशियली डन विद द सिलेबस। अब मेरी तरफ से जो चैप्टर रह गया वो एग्जाम्पशंस रह गया है, और एग्जाम्पशंस बेटा मैं आपको वन शॉट रिवीजन जब कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं वन शॉट भी डालूंगा हर एक चैप्टर की, तो जो शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे मैं जब भी आपको एग्जाम्पशंस वाला चैप्टर कराऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्पशन वाला चैप्टर करने की जरूरत है, आपने पढ़ा, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप नीचे कमेंट करो एग्जाम्पशंस। अगर मेरे को एग्जाम्पशंस करके एटलीस्ट 25 कमेंट, देखो 25 आई नो इज अ लार्ज नंबर, बट मुझे 25 स्टूडेंट तो कम से कम डेडिकेटेड चाहिए ही, जब भी मैं मेहनत करके इसका चैप्टर को बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि इसकी जरूरत है। बट अगर 25 लोग कमेंट कर देते हैं कि हमें ये चैप्टर चाहिए, तो मैं जरूर उनके लिए वीडियो बनाऊंगा इन डेप्थ जैसे अभी बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द कंक्लूजन ऑफ उत्कर्ष बैच फ्रॉम माय साइड, सब्जेक्ट टू 25 लोग अगर कमेंट नहीं करते तो ये कंक्लूजन है, अगर कर देते हैं तो यस
फिर ये कंक्लूजन नहीं होगा, मैं एग्जाम्शन भी लेके आऊंगा। फाइनल वाले बच्चे टेंशन ना ले, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अभी देखो फाइनल वाले बच्चों के लिए मैंने और एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारे हैं, एससीएम भी स्टार्ट किया है अभी हाल फिलहाल में ही, एसएसएम भी करने वाला हूँ। और कोई सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए आपके लिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट डाउन करके बताना। चलिए टेक केयर, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मैं पढ़ा पाया उत्कर्ष बैच में। ये बैच शायद नेक्स्ट टर्म में भी लेके मैं आऊं, लेकिन अभी खैर के लिए ये बैच हमारा दिसंबर तक एप्लीकेबल रहने वाला है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। और हम लोग अगली सेशन में मिलेंगे। अभी फाइनल वाले बच्चे एससीएम तुरंत देख सकते हैं। इंटर वाले बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैंने क्लासेस डाली हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल अकाउंट्स की एक एक इलस्ट्रेशन मैंने कराई है। चलो अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।